नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आपको व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 का लेसन 7 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। इस पार्ट के अंतर्गत जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है समझने के लिए वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य का मूल आधार क्या होता है। लेखन कौशल में मौखिक संचार के अंतर्गत ईमेल, पत्र, नोट्स, लेख, एसएमएस, ब्लॉग आदि शामिल होते हैं। लिखित संचार के इन सभी रूपों में हम स्वयं को व्यक्त करने के लिए वाक्यों का उपयोग करते हैं। वाक्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संदेश को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक वाक्य यानी कि शब्दों का समूह जो कि एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं जैसे पूजा गोज टू स्कूल। इस वाक्य में जो शब्दों के समूह दिए गए हैं ये एक उचित क्रम में व्याकरण के आधार पर जमाए गए हैं और जिससे कि ताकि इनका एक पूर्ण अर्थ निकले। यहाँ पर पूजा गोज टू स्कूल ये जो शब्दों का समूह है इसका अर्थ निकलता है पूजा स्कूल जाती है। इसी प्रकार ऐसे शब्दों का समूह जिनका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें वाक्यांश या फ्रेज कहा जाता है। जैसे नीचे दिए गए इस वाक्य में आप देखेंगे पूजा गोस, यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो 2 शब्द हैं इनसे किसी प्रकार की भावना या विचारधारा प्रकट नहीं हो रही है कि पूजा कहाँ जा रही है, किस तरह से जा रही है, किस जगह जा रही है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का समूह जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें हम फ्रेज कहते हैं और शब्दों के ऐसे समूह जिनसे कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब भी हम किसी वाक्य को शुरू करते हैं उसका जो पहला अक्षर होता है पहले शब्द का उसे हमें बड़े अक्षर से ही शुरू करना होता है और सामान्यतः हम किसी भी वाक्य को एक प्रश्न चिन्ह, एक पूर्ण विराम या एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ ही समाप्त करते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो कि है कैपिटल्स का इस्तेमाल करना सेंटेंस में। यूजिंग कैपिटल्स इन सेंटेंस। वी नो दैट ऑल द सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। ये तो हमें पता ही होगा कि किसी भी वाक्य में जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वाक्य होता है, वो जब शुरू होता है तो उसके पहले शब्द के पहले अक्षर को हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। डू यू नो एट व्हाट अदर पॉइंट्स इन अ सेंटेंस वी शुड यूज कैपिटल लेटर्स? पर क्या आपको पता है कि और किन किन स्थितियों में या परिस्थितियों में किसी वाक्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शब्दों में उन शब्दों के पहले अक्षर को हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। इट इज इजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज इफ यू रिमेंबर द वर्ड मिंट्स और टिन्स। ये बहुत ही आसान होगा याद रखना कि हमें कौन से वाक्य में किस शब्द के कौन से अक्षर को कौन से पहले अक्षर को हमें कैपिटल में करना है। उसके लिए हमें सिर्फ एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। वो टेक्निक को हम 2 नामों से जानते हैं। एक होता है मिंट्स, MINTS, और दूसरा होता है टिन्स, TINS। इन दोनों ही टेक्निक में एक इतना सा अंतर है कि मिंट्स में एम एक्स्ट्रा है और टिन्स में एम एब्सेंट है। बाकी मिंट्स और टिन्स में ये जो बाकी के जो अक्षर हैं इनका मतलब सेम होता है। मिंट्स और टिन्स नामक इन टेक्निक में सिंपल से रूल दिए गए हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें किसी वाक्य के कौन से शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखना होता है। मिंट्स और टेंस नामक इन टेक्निक के हर एक लेटर एक शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे एक नियम के बारे में हम पता चलता है और इन नियम को विस्तार से समझने के लिए चलिए देखते हैं मिंट्स और टेंस नामक इन टेक्निक्स का टेबल, जिससे हमें ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि किसी वाक्य में हम किस प्रकार किसी शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल करना होता है। इस दिए गए टेबल में आप देखेंगे
यहाँ पर मिंट्स नामक टेक्निक का विवरण दिया गया है। इस टेक्निक में आप देखेंगे कि हर एक लेटर एक शब्द को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एम रिप्रेजेंट करता है मंथ्स को, आई रिप्रेजेंट करता है खुद एक लेटर आई को, एन रिप्रेजेंट करता है नेम्स को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइटल्स को और एस रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस को। मंथ वाले जो सेक्शन है, एम फॉर मंथ वाला जो सेक्शन जो रिप्रेजेंट करता है ये है कि किसी भी वाक्य में अगर कोई शब्द जो कि एक महीने के रूप में आता है, किसी शब्द का जो है वो एक महीना अगर वो होता है तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन जून, मैं जून में कॉलेज जाऊंगा। यहाँ पर जो जे है उसको आपको कैपिटल लेटर से मतलब शो करना होगा। इसी प्रकार से कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज्ड टू बिगिन अ वर्ड। अगर आप किसी शब्द को साथ किसी वाक्य को शुरू करते हैं, जैसे प्ले हुआ या अन्य वाक्य, अगर वो वाक्य जो है वो आई के साथ शुरू होता है तो जब आई लिखाएगा वो हमेशा कैपिटल में लिखाएगा। इसी प्रकार से जो नेम्स होते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे पीपल्स के नाम होते हैं, प्लेसेस के नाम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, डेज के नाम होते हैं, ये जगह के वस्तुओं के पीपल्स के। जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, कैपिटलाइजेशन रूल्स के अंतर्गत हम यहाँ पे मिंट्स नामक टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। इस टेक्निक में एम रिप्रेजेंट करता है मंथ्स, आई रिप्रेजेंट करता है खुद एक लेटर आई को, एन रिप्रेजेंट करता है नेम्स को, ये नेम्स हो सकते हैं पीपल्स के, प्लेसेस के और डेज के। टी रिप्रेजेंट करता है टाइटल्स को, ये जो शीर्षक होते हैं किसी नाम से पहले, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इनके लिए हम जो है कैपिटलाइजेशन रूल्स को यूज करते हैं। और एस रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग के जो लेटर होते हैं पहले शब्द के, उसको हमें कैपिटल में लिखना होता है। तो एम हम समझते हैं कोई भी महीने का नाम अगर किसी वाक्य में आता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आपको उन शब्दों को, जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा को, आपको उसके उन शब्दों के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आई विल गो टू कॉलेज इन जून। इसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस जो है वो आई से स्टार्ट होता है तो आपको उस सेंटेंस का जो पहला लेटर है आई, उसको हमेशा कैपिटल में लिखना होता है। इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य में कोई शब्दों में कोई नाम आ रहा हो, कोई जगह का नाम आ रहा हो या कोई दिन का नाम आ रहा हो, तो जगह नाम, लोगों के नाम और दिनों के नाम को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। जैसे सेंटेंस में आप देखेंगे, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान, इस मंगलवार को विद्या राजस्थान में होगी। यहाँ पे ट्यूसडे, विद्या और राजस्थान के जो पहले पहले अक्षर हैं वो कैपिटल में लिखे गए हैं। शीर्षक के, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति के नाम के पहले अगर उसके साथ किसी प्रकार का शीर्षक जुड़ा हुआ है, कोई टाइटल जुड़ा हुआ है, तो उस टाइटल का जो पहला अक्षर होगा उसे आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, जैसे डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल एक्सेट्रा। इसी प्रकार से एक बहुत ही कॉमन नियम जो हम सभी जानते हैं, जो कि होता है किसी भी वाक्य का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। इसी प्रकार से द कैट रन आउट ऑफ द हाउस, इस सेंटेंस में जो पहला शब्द का पहला अक्षर है वो कैपिटल है। मिंट्स नामक टेक्निक के बाद अब हम देखते हैं टिन्स नामक टेक्निक। इन दोनों टेक्निक में कुछ अंतर नहीं है। टिन्स के जो सारे लेटर्स हैं वही मिंट्स के सारे अक्षर से बने हुए हैं, बस इसमें एम फॉर मंथ वाला जो सेक्शन है उसको नहीं लिया गया है। बाकी की जो सारी टेक्निक की जो अल्फ़ाबेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये इन्हें हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। ये जो विराम चिन्ह होते हैं ये भी एक प्रकार से सिर्फ चिन्ह होते हैं, और ये चिन्ह जो है 14 मुख्य प्रकार के होते हैं। इन 14 प्रकार के चिन्हों को ही पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह कहा जाता है। पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल लिखित भाषा में उपयोग किया जाता है ताकि जो वाक्यों की जो समझ है उसको गहराई से समझा जा सके, उसके अर्थ का पूर्ण अर्थ अच्छे से निकाला जा सके। पंक्चुएशन मार्क क्या करता है, वाक्यों को अलग अलग भागों में सेपरेट कर देता है, मतलब उनको अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, ताकि उस वाक्य का जो मैसेज है, उसका जो मतलब अपना अर्थ है, जो भी वो संदेश जो देना चाहता है, वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ सके। पंक्चुएशन मार्क भी अलग अलग रूल्स के हिसाब से, अलग अलग नियम और कायदे के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाता है कि कौन से पंक्चुएशन मार्क को किस स्थिति में अपने को यूज करना है और किसको कहाँ पर यूज करना है। इसी प्रकार से अगर किसी पंक्चुएशन मार्क की कमी होती है किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य में अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया जाता है, तो उससे गलत अर्थ मतलब निकल सकता है। इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं हमारा एक एग्जाम्पल।
पंक्चुएशन मार्क में अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क के रूप में अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं किसी वाक्य के अंदर, जैसे यहाँ पे दिए गए इमेज में आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है लेट्स इट ग्रैंडमा, और जो दूसरा सेंटेंस है वो लेट्स इट ग्रैंडमा। यहाँ पे जो कॉमा लगाया गया है वो ईट के बाद लगाया गया है। पहले सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेट्स इट ग्रैंडमा, दूसरा सेंटेंस का भी सेम है, लेट्स इट ग्रैंडमा। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पहले सेंटेंस में कॉमा नहीं है और दूसरे सेंटेंस में कॉमा है। इस कॉमा की वजह से दोनों का जो अर्थ होगा वो अलग होगा। जैसे पहले वाले सेंटेंस में अर्थ निकलेगा चलो दादी जी को खा लो, यहाँ पे दादी जी को खाने की बात करी जा रही है, और जो दूसरा सेंटेंस में जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा दादी जी चलो खाना खाते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क के रूप में अगर हाइफन नहीं लगाया जाता है, हाइफन जो एक माइनस जैसा सिंबल होता है, डैश जो दो शब्दों को मतलब दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है, इसके नहीं होने से भी किस प्रकार से अर्थ गलत हो निकल सकता है इसको समझते हैं। पहले सेंटेंस में लिखा है हॉट वाटर बोतल, दूसरे सेंटेंस में लिखा है इमेज में हॉट वाटर बोतल। दोनों ही सेंटेंस में इमेज में जहाँ पे हॉट और वाटर के बीच में एक डैश लगाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले वाले सेंटेंस का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है दिस इज ए हॉट वाटर बोतल, यानी कि ये गर्म पानी की बोतल है। वहीं पे जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पे मतलब अपना जो हाइफन है वो नहीं लगाया गया है, तो इसका जो सेंटेंस का अर्थ है वो बनेगा ये पानी की बोतल गर्म है। इस प्रकार आपने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क एब्सेंट होते हैं तो किस प्रकार से उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो होते हैं फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एपोस्ट्रोफे, कोलोन, स्लैश, सेमी कोलोन, कोमा, डैश, हाइफन, इलिप्सिस, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोटेशन मार्क, पैरेंथेसिस आदि। जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको यूज़ करने के लिए अलग अलग जो रूल्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप को यूज़ करने के लिए कि फुल स्टॉप कहाँ यूज़ किया जाता है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है, साथ साथ जो लंबे शब्द होते हैं उनको अगर आप शॉर्ट में करके लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर को हम शॉर्ट में डी आर लिखते हैं और डी आर के बाद में डॉट लगाते हैं। इसी प्रकार से जो कोमा होता है उसका इस्तेमाल किसी वाक्य में हल्का सा विराम देने के लिए किया जाता है। जो बोलते बोलते आप हल्का सा आधा सेकंड से कम समय का गैप लेते हैं। जैसे आफ्टर द वेटर गिव्स मी द मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड, यहाँ पे मैंने मेन्यू के बाद हल्का सा गैप लेकर आई ऑर्डर्ड फूड बोला था। ये कोमा लगाने के बाद हल्का सा अपन पॉज लेते हैं। इसी प्रकार से जो कॉमा का इस्तेमाल है वो आइटम्स को किसी वाक्य में अलग अलग आइटम्स को प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई बाउट एप्पल्स, कोमा, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। यहाँ पे जो कॉमा लगाया गया है वो आइटम्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क होता है वो वाक्यों के अंत में लगता है। ऐसे वाक्य जो प्रश्न जो शब्द होते हैं जो प्रश्न के रूप में मतलब प्रारंभ होते हैं, उन शब्दों के साथ उन वाक्यों में हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। ये वाला जो मार्क होता है विस्मय विस्मय का बोध कराता है, किसी प्रकार के आश्चर्य या किसी प्रकार के गुस्से या किसी प्रकार के क्रोध का या अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जब हम किसी शब्द के साथ इसको लगाते हैं तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, या फिर यू आर लेट, जैसे कि तुम्हें देरी हो गई है। आप यहाँ पे किसी प्रकार के मतलब किसी व्यक्ति को एक एंगर के रूप में बता रहे हो, गुस्से के रूप में बता रहे हो, या फिर जब आप व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज आप देख के चौंक गए हो, खुश हो गए। तो हम जब किसी प्रकार की भावनाओं को किसी सेंटेंस में व्यक्त करते हैं तो उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम इस प्रकार के एक्सक्लेमेशन मार्क का या एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से आता है एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे जो एक कॉमा होता है जो कि अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है, इसको भी हम दो प्रकार से यूज करते हैं। पहला जो यूज वो ये है कि जब एपोस्ट्रोफे को एस के साथ इस्तेमाल किया जाता है किसी नाम के आगे, किसी का व्यक्ति का नाम लिया, नाम के आगे हमने कॉमा लगाया ऊपर की साइड और फिर एस लिखा, तब उस व्यक्ति के नाम का मतलब हो जाता है नाम का या नाम की। जैसे यहाँ पे जो इस सेंटेंस है दैट इज दिव्यास पेन, यहाँ पे दिव्या एक नाम है, इस नाम के आगे हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया है, तो ये पेन, ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ये दिव्या का पेन है ना। या फिर ये अब्दुल की बुक है, नीचे वाले सेंटेंस में आर दिस अब्दुल्स बुक, क्या ये अब्दुल की बुक है। इसी प्रकार से जो अपोस्ट्रोफ है उसका इस्तेमाल शब्दों को छोटा करके लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे इंग्लिश में एक वाक्य होता है लेट अस गो, है ना, उस लेट अस गो को हम शॉर्ट में लेट्स गो करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम गो लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है लेट अस गो। इसी प्रकार से ही इज नॉट हियर की जगह ही इजंट हियर लिख सकते हैं, और इजंट जो है वो इज नॉट के ही शॉर्ट फॉर्म।
इस प्रकार से शब्दों को शॉर्ट करके भी लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। जैसे यहाँ पे एक इमेज में ये सेंटेंस दिया गया है, द बॉय एंड द गर्ल एट अ रेड एप्पल ईच। यहाँ पे इस वाक्य में अलग अलग शब्द अलग अलग प्रकार के नाउन, कंजक्शन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव रख सकता है। तो इससे हमें ये चीज़ स्पष्ट होती है कि जो कोई भी जो वाक्य होता है जिसे हम लिखने या बोलने के लिए उपयोग करते हैं, वो एक प्रकार से शब्दों का समूह होता है। इन वाक्यों में उपयोग जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण, और इस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट के 8 समूह बनाया गया है। इन्हीं 8 वर्गों को शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में शब्दों के अन्य कार्यों के अनुसार उनको 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हीं 8 भागों को भी अलग अलग आधारों पर पार्ट ऑफ स्पीच में मेन पार्ट ऑफ स्पीच, सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच और अदर पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में बांटा गया है। मेन पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इसी प्रकार से सपोर्टिव पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल आदि। इसी प्रकार से अदर पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे डिटर्मिनर्स और नंबर्स। चलिए अब समझते हैं इन पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में। हमारा जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन यानी कि संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हो उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है आई लिव इन पुणे, इस सेंटेंस में पुणे क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये किसी स्थान का नाम का मैं बोध कराता हूँ। इसी प्रकार से जो अन्य नाउन होते हैं वो होते हैं रोशन, पेन, टेबल, बुक, लैपटॉप। मतलब किसी व्यक्ति के, किसी स्थान का, किसी वस्तु का नाम का हमें बोध हो रहा हो, ऐसे शब्दों को हम नाउन कहते हैं। हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, जैसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बदले में उपयुक्त किए जाते हैं। किसी वाक्य में अगर किसी नाम के बदले में, किसी नाउन के बदले में अगर हम कोई दूसरे शब्द उपयोग किए जा रहे हैं तो वो जो शब्द हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ऐसे शब्दों का उपयोग अगर नाउन के बदले में किया जा रहा है तो ऐसे शब्दों को हम उन वाक्यों में प्रोनाउन कहते हैं। जिससे मैं आपको एग्जांपल दूं, ही गो टू स्कूल या राम गो टू स्कूल। यहाँ पे अगर राम गो टू स्कूल में कह रहा हूँ तो राम एक नाउन है उस वाक्य में, और ही गो टू स्कूल कह रहा हूँ तो ही जो है यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो कि एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इस वाक्य में आप देखिए, राम इज अ गुड बॉय। राम एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताई जा रही है एक शब्द से, गुड से, कि राम अच्छा है, इसलिए जो गुड है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से द पेन इज रेड, जो पेन है वो लाल है। शी इज अ ब्रेव गर्ल, वह लड़की बहादुर है। यहाँ पर प्रोनाउन शी की विशेषता बताई जा रही है ब्रेव, कि वो बहादुर है। इस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स में गुड, ब्रेव, रेड जो हैं वो एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। हमारा अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब यानी कि क्रिया। वह शब्द जिससे कुछ करने का या कुछ होने का बोध होता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, यहाँ पर एक वाक्य में कहा जा रहा है कि मैं लड़का हूँ। यहाँ पे ये इस बात का बोध कराया जा रहा है कि वो जो है लड़का है वो एक लड़का है। इसी प्रकार से यू आर रीडिंग, आर यहाँ पर एक वर्ब है और रीडिंग भी यहाँ पे मतलब वर्ब का फॉर्म है। तो इसलिए इन दिए गए एग्जाम्पल्स में एम, आर और रीडिंग जो है वो वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर क्रिया को बताया जा रहा है। इसी के साथ हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। वाक्य में जब ऐसे शब्द आते हैं जो किसी प्रकार की क्रिया की या किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। शी विल कम सून, ही कम हियर ट्वाइस इसका एग्जांपल है। कम एक वर्ब है, आना, हियर यहाँ पर आना एक मतलब जो है इस जगह पर, ये भी एक वर्ब है।
इन दोनों वाक्यों में इस चीज की विशेषता बताई जा रही है, कम मतलब आना और सून मतलब जल्दी आना, है ना। तो इस वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, जल्दी आना है। इसलिए इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक कहते हैं हिंदी में। ये वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में ही किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, अमोंग, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिलो, नियर, आफ्टर, बिफोर, फॉर, अप, सीन्स, फ्रॉम, बाय, बिहाइंड, टुवर्ड्स, अबाउट, एक्सेट्रा। इनके उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। द बुक इज ऑन द चेयर, जो किताब है वो कुर्सी पे रखी है। ही इज बिटवीन राम एंड रोहन, वे राम और रोहन के बीच में है। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये उसी वाक्य में उपयुक्त नाउन या प्रोनाउन का उसी वाक्य में उपयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन से, यहाँ पे एक नाउन क्या है बुक पहले सेंटेंस में और दूसरा नाउन क्या है चेयर, इन दोनों नाउन का वो एक दूसरे के संबंध बता रहा है कि जो किताब है वो कुर्सी पर रखी है। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। ऐसे शब्द जो शब्दों या शब्दों के समूह को या वाक्यांशों को या उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ता है उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे आई नो डेट ही वाज इनोसेंट, मैं जानता हूँ कि वे निर्दोष हैं। यहाँ पे डेट कंजक्शन का यूज करके इन दो वाक्यों को या वाक्यों के समूह को, शब्दों के समूह को जोड़ा जा रहा है। वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट, हमें चलना चाहिए क्योंकि तुम चाहते हो। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं डेट, सिंग्स, एक्सेट्रा, ये सब कंजक्शन होते हैं। इसी के साथ जो हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिससे किसी आकस्मिक प्रसन्नता का या दुख का या आश्चर्य का या मन की किसी प्रकार की भावनाओं का मतलब व्यक्त होना हो स्पष्ट होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस वाक्य में मतलब एक आश्चर्य को प्रकट किया गया है। या फिर आप किसी व्यक्ति को देख के कहते हैं सो हैप्पी टू सी यू, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। इस प्रकार के वाक्य में किसी प्रकार की खुशी नजर आ रही है। ऐसी वाक्य में जिनमें किसी प्रकार की प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, जैसे अलास, हेलो, हैप्पी फॉर रे आदि। इसी को मैं अगर अन्य एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो जैसे अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ कि मेरी उंगली जल गई है, ओह आई हैव बर्न्ड माई फिंगर्स, तो यहाँ पर जो मैंने शब्द उपयोग किया है ओ, इससे आश्चर्य का प्रतीत होता है। इसी प्रकार से हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह हम लोग मैच जीत गए। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं इंटरजेक्शन शब्द, जिसमें किसी प्रकार के विस्मय का बोध होता हो, विस्मय यानी एक अचानक आई खुशी, अचानक आया दुख या प्रसन्नता या मन का किसी भाव का व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार के शब्दों को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। इंटरजेक्शन शब्द जब हम किसी वाक्य में यूज करते हैं तो उस शब्द के ठीक बाद हम एक इंटरजेक्शन का साइन लगाते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो होते हैं वो उल्टा आई की तरह हमें दिखता है, आपने ऐसा वाक्य देखे होंगे। ऐसे शब्दों के आगे जैसे यहाँ पे दिए गए एग्जांपल में ओह अलास जो लिखा है और हेलो जो लिखा है उसके आगे एक उल्टा आई जैसा मैंने एक चिन्ह बनाया है जिसे हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इंटरजेक्शंस में विस्मयादिबोधक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि वाक्य का जो मूल आधार होता है, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, उसको हमने समझा। वाक्य जो होते हैं शब्दों के समूह होते हैं जिनसे कोई एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। शब्दों के सिर्फ समूह को वाक्य उसी स्थिति में कहा जाता है जब उससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, वो किसी प्रकार के व्याकरण के नियम के आधार पर वो शब्द जमे हों। इसी प्रकार से जो फेराज होते हैं यानी कि जो वाक्यांश होते हैं उन्हें भी शब्दों का समूह कहते हैं, लेकिन वह शब्दों के समूह को वाक्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनसे किसी प्रकार का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से आज हमने देखा कैपिटलाइजेशन में हमने सीखा कि किसी शब्द के पहले अक्षर को
कब कैपिटल करना है। आमतौर पर हमें ये तो पता रहता है कि वाक्यों किसी भी वाक्य का जो पहला शब्द का पहला अक्षर होता है उसे हमें कैपिटल करना होता है, लेकिन ऐसी भी कई स्थितियां होती हैं जिनमें आपको पता नहीं रहता कि कौन कौन से शब्द के पहले अक्षर को हमें कैपिटल में लिखना हो चाहिए। जैसे महीने के नाम के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के शीर्षक के नाम के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखते हैं, जैसे कोई वाक्य में अगर कोई सेंटेंस जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। इस प्रकार के जो स्थितियां होती हैं उसको हमने दो टेक्निक से सीखा था। पहली टेक्निक टेक्निक का नाम था मिंट्स, MINTS, और दूसरा जो टेक्निक था उसका नाम था टिन्स, TINS। इन दोनों ही टेक्निक में ये एक एक अक्षर एक एक शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से हमने पंक्चुएशन के बारे में सीखा। पंक्चुएशन जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, और ये विराम चिन्ह 14 प्रकार के होते हैं, और इन 14 प्रकार के विराम चिन्ह में से कुछ विराम चिन्हों के बारे में हमने ये देखा कि किन किन स्थितियों में विराम चिन्हों को किन नियमों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि जो विराम चिन्ह होते हैं अगर वो किसी वाक्य में एब्सेंट होते हैं तो उसका प्रभाव या उसका अर्थ किस प्रकार से किसी वाक्य में बदल जाता है। इसी प्रकार से हमने बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इनको इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आज समझा। इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है उसे ख़त्म करता हूँ। अगले टॉपिक में हम देखेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 8 राइटिंग स्किल सेंटेंस। ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर मिलेगा। इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, बेसिक, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पैराग्राफ। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।